कहानी चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रमेश नाम का एक किसान रहता था। चंद्रपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी रेखा और बेटी शीतल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश के माता पिता का निधन बहुत पहले हो चुका था। उसके पास गांव में छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अपने पति की मदद करने के लिए रेखा भी गांव के एक जमींदार के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। दोनों मिलकर अपने परिवार के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। वैसे तो चंद्रपुर में गर्मी का मौसम मार्च खत्म होने के बाद शुरू होता था, पर इस बार की गर्मी मार्च के शुरू होते ही अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी और हर साल गर्मी में चंद्रपुर गांव का तापमान 40 डिग्री तक आम तौर पर पहुंच जाता था। पर इस बार की गर्मी ने हर बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस बार का तापमान 45 डिग्री छू चुका था। इस गर्मी ने सबका जीना मुश्किल कर दिया था। तेज धूप और लू के कारण गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ गई थीं। हर तरफ लू का कहर था। गांव के लोग सुबह से लेकर रात तक इस भयंकर गर्मी से परेशान थे। सूरज की तपिश ने सबको बेहाल कर रखा था। इसी बीच एक दिन रमेश के घर पर, हे भगवान, ये कैसी गर्मी है। देख रहे हो रमेश, इस साल कितनी अधिक गर्मी है। और गर्मी के साथ साथ लूह वाली हवाएं भी चल रही हैं। इतनी तेज धूप में काम करना भी मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे जल रहे हों। इतनी गर्मी में तो बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो रहा है। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। सही कह रही हो रेखा, इस बार की गर्मी ने तो बुरी तरह से तोड़ दिया है। सोचता हूं कि हम जैसे गरीब लोग इसे कैसे सहन करेंगे। रमेश और रेखा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी शीतल अपने पिता से बोली, पापा, मैं भी आज आपके साथ खेत पर जाऊंगी। नहीं शीतल बेटी, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। तुम अपने माँ के साथ घर पर ही रहो। पर पापा, मुझे भी आपके साथ खेत पर जाना है। मुझे खेत का काम देखना है और आपकी मदद करनी है। माँ से भी बोल दीजिए, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। शीतल बेटी, जिद मत करो। बाहर बहुत गर्मी है। अगर तुम बाहर जाओगी तो लूह लग सकती है। और लूह लगने से यदि तुम बीमार हो गई तो फिर तुम्हारे दवाई का खर्चा उठाना हमारे लिए मुश्किल होगा। घर के हालात वैसे ही अच्छे नहीं हैं। इस महीने की मजदूरी भी अभी तक नहीं मिली है। पता नहीं इस हफ्ते का राशन कैसे पूरा होगा। तुम घर पर ही रहो, समझदारी इसी में है। रेखा, क्या घर का राशन खत्म होने वाला है? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि राशन खत्म होने वाला है? रमेश, क्या बताती। मैं खुद ही सोच रही थी कि इस बार कैसे काम चलेगा। घर में आटा तो बस 2 दिन का बचा है। दाल भी खत्म हो चुकी है। सब्जियां पिछले हफ्ते से नहीं आई। उम्मीद थी कि शायद सेठ जी कल परसों तक पैसे दे देंगे तो शायद कुछ व्यवस्था हो जाएगी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? ऐसे में अगर शीतल बीमार पड़ गई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। मैं कल सुबह सेठ जी से जाकर बात करूंगा। रमेश की चिंता बढ़ती जा रही थी। गर्मी और लूह ने पहले ही हालात मुश्किल कर दिए थे और अब घर में राशन खत्म होने की बात ने उसे और बेचैन कर दिया। वो रेखा और शीतल की तरफ देखता है, मानो उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं निकलते। तभी शीतल ने बड़े मासूमियत से कहा, पापा, अगर पैसे नहीं हैं तो हम अपने खेत से लाकर कुछ खा सकते हैं। जैसे पिछले साल आप अपने खेत से बाजरा लेकर आए थे, जिसकी हमने रोटियां बनाकर खाई थीं। बेटी, वो बाजरा अब हमारे खेत में नहीं है। उसे बेचकर ही तो पिछले साल का कर्ज चुकाया था। इस बार फसल भी खराब हो रही है और इस भयंकर गर्मी और लूह ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। रमेश, मैं सोच रही थी कि क्या हम मुखिया जी से मदद मांग सकते हैं। उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का वादा किया था। हाँ, मुखिया जी से बात करनी चाहिए। अगर वो मदद कर दे तो कुछ दिनों का इंतजाम हो जाएगा। पर मुखिया जी की मदद भी हर बार इतनी आसान नहीं होती है। कभी कभी उनकी मदद मिलने में वक्त लग जाता है और कभी कभी वो मना भी कर सकते हैं। फिर भी मुझे एक कोशिश करनी तो होगी। अभी आपस में रमेश और रेखा बात कर ही रहे थे कि तभी तेज गर्म हवा का एक झोंका आया और दरवाजे की साकल हिलने लगी। कमरे में मौजूद सभी लोग लूह की तपिश को महसूस करने लगे। हे भगवान, ये गर्मी तो अब और बढ़ते जा रही है। न जाने आने वाले दिन और कितने भयंकर होंगे। हम सब इस लूह से कैसे बचेंगे। सोचो, अगर गर्मी दिन ब दिन ऐसे और बढ़ती रही तो हम कैसे बचेंगे। हे भगवान, कृपया हमारी मदद करो। इस कठिन समय में हमें साहस और मार्गदर्शन दो। अगली सुबह रमेश ने तय किया कि चाहे जो हो
वो मुखिया जी से मदद मांगने जाएगा, क्योंकि अब बढ़ते गर्मी और भूख ने उसे चिंतित कर दिया था। उसने रेखा और शीतल को घर पर रहने को कहा और खुद मुखिया की घर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलते चलते वो मुखिया के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। घर में राशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भीषण गर्मी और लूह के चलते कामकाज भी बंद हो गया है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रमेश, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हर कोई मदद के लिए मेरे पास ही आ जाता है। तुम लोगों को तो जैसे आदत हो गई है दूसरों पर निर्भर रहने की। नहीं मुखिया जी, मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूं, भीख नहीं मांगता। लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। भीषण गर्मी और लूह ने खेतों की फसल जला दी है और मेरा परिवार भूखा है। कृपया मदद कर दीजिए। चुप रहो। अगर गरीब हो तो अपने गरीबी को स्वीकार कर उसके साथ जीना सीखो। यहां आकर रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है, इसलिए यहां से चले जाओ। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मेरी मजबूरी को समझिए। आप हमारे गांव के मुखिया हैं। अगर आप ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम किसके पास मदद मांगने जाएंगे। रमेश की ये बात सुनकर मुखिया बहुत भड़क जाता है और अपने घर के नौकरों को आवाज लगाकर कहता है, अरे चेतन विकास, सुनो तो जरा, इसे यहां से बाहर कर दो और आगे से इसे मेरे घर में कदम भी नहीं रखने देना। फिर मुखिया के घर के नौकरों ने रमेश को धक्के मारकर मुखिया के घर से बाहर निकाल दिया। मुखिया के मुंह से खरी खोटी सुनने और धक्के खाने के बाद रमेश भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। रमेश जैसे ही अपने घर आया, उसने देखा कि रेखा बिस्तर पर लेटी हुई है और उसकी बेटी शीतल उसके पास बैठी हुई थी। पापा आपके जाने के कुछ देर बाद अचानक माँ चक्कर खाकर गिर गई और उनको बहुत तेज बुखार भी चढ़ गया और तब से वो कुछ बोल नहीं रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? रेखा, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रमेश, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। ये भीषण गर्मी और भूख ने मेरी सारी ताकत छीन ली है। मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हारा और शीतल का साथ देने में असमर्थ हूँ। रेखा की ऐसी बातें सुनकर रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रेखा की तरफ देखा और रोते हुए कहा, रेखा, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हें ठीक करने के लिए। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रमेश, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। ये झुलसा देने वाली गर्मी और भूख ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब मेरी बस एक ही इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी है। मेरे जाने के बाद शीतल का अच्छे से ख्याल रखना, उसे मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने देना। रेखा की ऐसी हालत रमेश से देखी नहीं गई। वो बहुत घबरा गया था, इसलिए वो फौरन अपने घर के बाहर आ गया और बाहर आकर वो अपने पड़ोसियों को आवाज लगाने लगा। लेकिन ऐसी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। रमेश, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सको शीतल के लिए करो। शीतल को कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना और उसे कभी भूखा मत सोने देना। इतना कहकर रेखा की सांसें थम गई। वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रेखा, ऐसा मत कहो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे बिना तो ये घर भी सूना हो जाएगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, अब तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हो। ये कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो महसूस कर रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। माँ, तुम उठो ना, देखो मैं कितना रो रही हूँ। प्लीज माँ उठो ना। पापा माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्या हमने कोई गलती की है? नहीं बेटी, हमने कोई गलती नहीं की है। ये सब तो नियति का फैसला है। शायद हमने पहले कोई गलती की होगी, जिसके बदले अब हमें इसका फल भुगतना पड़ रहा है। रेखा के जाने के बाद कई महीने गुजर गए। अब रेखा के जाने के बाद रमेश और शीतल के जिंदगी में जैसे अंधेरा छा गया था। छोटे से घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। बिस्तर पर पड़ी रेखा की निशानी और उसकी जगह बस अब उसकी यादें रह गई थीं। रमेश कई रातों तक रेखा की याद में सो नहीं सका। पापा माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्या हम उन्हें वापस नहीं ला सकते? बेटी, तुम्हारी माँ ने हमें नहीं छोड़ा। वो अभी भी ऊपर से हमें देख रही है। अब हमें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम कभी हार ना माने।
रमेश की आंखें ये कहते हुए फिर नम हो गई। उसने शीतल की ओर देखकर अपने आंसुओं को रोक लिया, क्योंकि वो अपने आप को अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं दिखा सकता था। देखते देखते इसी तरह कई दिन और बीत गए। फिर एक दिन सुबह रमेश जब अपने घर के बाहर बैठा था, तभी गांव का सेठ मनोहर वहां पहुंचा और बोला, रमेश, अब तो 6 महीने बीत चुके हैं। मेरा कर्ज तुम अब तक नहीं चुका पाए हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारा घर और तुम्हारा खेत दोनों नीलाम करवा दूंगा। सेठ की बात सुनकर रमेश का चेहरा चिंता से भर गया। उसकी माथे की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने सिर झुकाते हुए कहा, सेठ जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अभी तक पैसे नहीं जुटा पाया हूं। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। देख रमेश, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास केवल 10 दिन है। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुकाया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। मनोहर रमेश को धमकाकर वहां से निकल जाता है और सेठ का ये कहकर वहां से चले जाना किसी संकट से कम नहीं था। वो सोचने लगा कि अब उसे क्या करना होगा। उसकी सोच बार बार अपनी बेटी की ओर जा रही थी। देखते देखते कुछ दिन और गुजर गए और अब रमेश की चिंता और बढ़ती जा रही थी। 10वां दिन करीब आ गया था। तभी अचानक एक दिन उसका पुराना दोस्त प्रेम गांव वापस आया। प्रेम और रमेश बचपन के दोस्त थे, लेकिन कुछ सालों पहले रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। अब वो काफी पैसे वाला हो चुका था। जब वो रमेश के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रमेश गहरे विचारों में डूबा हुआ है। अरे भाई रमेश, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? कोई परेशानी है तो बता। फिर रमेश ने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया, सेठ के कर्ज और उसकी धमकी के बारे में। ये सब सुनकर प्रेम का दिल पिघल गया और उसने रमेश से कहा, रमेश, तू फिक्र मत कर। दोस्त क्या कहने के लिए होता है। ये ले, सारे पैसे लेकर जा और सेठ का कर्ज चुका दे। प्रेम की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भावुक होकर बोला, प्रेम भाई, आज तुमने मुझे और मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगले दिन रमेश सीधा सेठ मनोहर के घर पहुंच गया और अपना सारा कर्जा चुका दिया। ये देख सेठ हैरान हो गया, लेकिन उसने अपने पैसे लेकर रमेश को कर्ज से मुक्त कर दिया। सेठ जी, मैंने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं। अब आपके और मेरे बीच कोई लेन देन बाकी नहीं है। ये सब तो ठीक है रमेश, पर एक बात बताओ, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? सेठ जी, पैसे कहीं से भी आए, पर आपके पैसे तो मिल गए ना। इतना कहकर रमेश वहां से निकल गया। चलते चलते वो कुछ दूर गया ही था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, जो उसे परेशान देखकर बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा सा लग रहा है। मुझे पता है कि तुमने उसके लिए बहुत दुख और दर्द सहा है, लेकिन याद रखो, जीवन कभी थमता नहीं, इसीलिए आगे बढ़ते रहना होता है। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर रमेश भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने भारी मन से कहा, अम्मा, आप सही कह रही हो। मेरी पत्नी के बिना मेरा जीवन सूना हो गया है। मैं अपनी बेटी शीतल के लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा। क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकती हो जिससे मैं अपनी बेटी की ओर अच्छे से देखभाल कर सकूं? रमेश की ऐसी हताश भरी बातें सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने पास से एक छोटा सा मिट्टी का मटका रमेश को दिया, परंतु वह मटका साधारण नहीं था। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो ये पवित्र मटका, इसे लेकर जाओ और अपने घर में भगवान के सामने रखकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें 7 दिनों तक इस मटके के सामने बैठकर अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करनी होगी। रमेश ने बूढ़ी अम्मा की बातों को बहुत ध्यान से सुना और फिर बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या सच में इससे मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी? बेटा, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब तुम किसी चीज के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो भगवान भी तुम्हारी मदद करने लगते हैं। अब जाओ और सच्चे मन से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। फिर क्या था, रमेश ने अम्मा का धन्यवाद करके वो मटका लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो घर पहुंचा, शीतल दौड़कर उसके पास आई और कहा, पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी। अपनी बेटी को इतना परेशान देखकर रमेश अपनी बेटी से कहता है, बेटी, मैं कहीं नहीं गया था और तुम फिक्र मत करो, अब सब सही हो जाएगा। बस हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा।
रमेश ने बूढ़ी अम्मा से मिले मटके को अपने घर के मंदिर के पास रखा और गहरी सी सांस ली। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। रमेश ने पहले दिन मटके के सामने बैठकर पूरे मन से प्रार्थना की। हे भगवान, मेरी पत्नी चली गई। मैं मेरी बेटी के लिए जीना चाहता हूं, लेकिन हालात मुझे हर दिन तोड़ रहे हैं। अगर ये मटका सच में कोई चमत्कार कर सकता है तो मेरी मदद करो। शीतल ने भी अपने पिता के साथ प्रार्थना की। शीतल अपने माँ को बहुत याद कर रही थी। रात को जब वो सोने गई तो उसके आंखों में आंसू थे। रमेश ने उसका मन हल्का करने के लिए कहा, बेटी, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। दिन बदिन गांव में हालात और बिगड़ने लगे। गर्मी बढ़ती जा रही थी। अब तो घरों के बाहर निकलना यानी अपने प्राणों को त्यागने का काम करना। रमेश को घर में वो मटका लाए अब 4 दिन बीत चुके थे, परंतु अब तक उसका कोई जादू रमेश को नहीं दिखा था। रमेश का मन विचलित हो रहा था। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं या फिर ये मटका सिर्फ एक छलावा था। लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना जारी रखी। अचानक चौथी रात एक अजीब घटना घटी। रात के समय जब शीतल और रमेश सो रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा के कारण रमेश की नींद खुल गई। उसने देखा कि मटका हल्का सा चमक रहा था। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये चमत्कार देखकर वो मन ही मन सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? ये मटका इतना चमक क्यों रहा है? रमेश ये सोच ही रहा था, तभी उसको अपनी पत्नी रेखा की आवाज आई। रमेश, हिम्मत मत हारो। ये मटका तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जो भी तुम्हें मिलेगा वो केवल तुम्हारे मेहनत और परिश्रम के बलबूते पर ही मिलेगा। अचानक से अपने पत्नी की आवाज सुनकर रमेश और चौंक जाता है। वो खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसके अगल बगल में उसकी बेटी शीतल के अलावा कोई नहीं था। घर पर राशन की कमी हो चुकी थी और रमेश की फसल भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसलिए सुबह होते ही रमेश काम की तलाश में घर से निकल जाता है। सुबह जब रमेश काम की तलाश में गांव के बाजार में गया, तब उसको पता चला कि चंद्रपुर गांव के पास ही एक नई फैक्ट्री खुल रही है और वहां मजदूरों की जरूरत है। ये बात सुनकर रमेश सोचने लगा, अगर मुझे उस फैक्ट्री में काम मिल जाए तो शायद मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। रमेश ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। अभी रमेश अपने घर के बाहर पहुंचा ही था, तभी गांव में रहने वाले सुधांशु चाचा उसके घर के बाहर मिल जाते हैं। अरे रमेश बेटा, कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं चाचा, बस बाजार गया था काम की तलाश में। पर बाजार गया तो सुना कि गांव के बाहर कोई फैक्ट्री खुलने वाली है, तो बस वहीं निकलने की तैयारी करने जा रहा हूं। अगर वहां काम मिल जाए तो मुझे घूम घूम कर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है बेटा, मैं भी तुम्हारे पास इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। मैं भी उसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और वहां के सेठ जी ने मुझे मेहनती और भरोसेमंद लोग लाने को कहा है। तो क्या कहते हो, कल चलोगे मेरे साथ सेठ जी से मिलने? चाचा नेकी और पूछ पूछ, मैं अभी सामान बांध लेता हूं और कल आपके साथ चलने की तैयारी करता हूं। फिर क्या था, अगली सुबह रमेश चाचा के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते रमेश सिर्फ वो नौकरी पाने की इच्छा कर रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों फैक्ट्री पहुंचकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं। फैक्ट्री का सेठ रमेश को फैक्ट्री में काम करने की सारी जानकारी उसे बता देता है और रमेश को फैक्ट्री में काम करने के लिए रख लेता है और उसे अगले दिन से फैक्ट्री आने कहता है। काम मिलने की बात सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल जाता है। काम मिलने की खुशी में रमेश अपनी बेटी शीतल के लिए आज बाजार से अच्छी अच्छी खाने की चीज लेकर घर आता है। पिता को इतना खुश देखकर शीतल भी बहुत खुश होती है और अपने पिता से इस खुशी का कारण पूछती है। क्या हुआ पिताजी, आज आप बहुत दिनों बाद इतने खुश लग रहे हो? हाँ बेटी, आज मैं बहुत खुश हूं। आज के बाद हमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मुझे गांव के बाहर नई वाली फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अभी रमेश अपने बेटी से बात कर ही रहा था, तभी वो मटका फिर से चमकता है और उसमें से रेखा की आवाज आती है। रमेश, अब से तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी और शीतल को वो सारी खुशियां देनी होगी जिसकी वो हकदार है। अचानक रेखा की आवाज सुनकर शीतल और रमेश दोनों चौंक जाते हैं।
तभी रमेश को याद आता है कि आज ठीक 7 दिन बीत चुके हैं इस मटके को घर लाकर। रमेश भी समझ जाता है कि उसकी पत्नी उस मटके से उसका हौसला बढ़ा रही थी और अब से वो बहुत मेहनत करेगा और अपनी बेटी शीतल को एक अच्छी जिंदगी देगा। ये कहानी हरिधाम नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल का इस दुनिया में उसकी बेटी मीरा के अलावा कोई नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले उसके पत्नी का देहांत हुआ था। पत्नी के देहांत के बाद रामलाल को अपनी बेटी की परवरिश और घर चलाने की जिम्मेदारी अकेले ही निभानी थी। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके किसी तरह से अपने और अपने बेटी के लिए जरूरी साजो सामान का इंतजाम करता था। ये उस समय की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव में सभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण रामलाल के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। उसके पास जो बचे कुचे पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। रामलाल के पैसों के परेशानी के कारण उसने कुछ समय से मीरा के स्कूल की फीस भी नहीं भरी होती है। इसी चिंता से रामलाल घर के बिस्तर पर परेशान होकर बैठा होता है। तभी उसे परेशान देख उसकी बेटी मीरा उसके पास आती है। क्या हुआ पिताजी? आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं पिताजी, कोई परेशानी तो है, मुझे बताइए क्या हुआ है। कुछ नहीं बेटी, बस तुम तो जानती हो कि इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी खत्म होने को है। इसीलिए अगली फसल तक घर किस तरह चलाऊं, ये चिंता मुझे खाए जा रही है। पिताजी आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी मदद के लिए मैं भी कोई काम कर लेती हूँ। नहीं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ करता हूँ। पिताजी इस मौके पर बोलना सही नहीं है, परंतु स्कूल के हेडमास्टर फीस के लिए बोल रहे थे। हाँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह कल परसों तक तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं कल हेडमास्टर को कह दूंगी कि आप आज कल में फीस भर देंगे। फिर वहां से मीरा अपने कमरे में चली जाती है। मीरा को बोल तो दिया है कि कल परसों तक उसकी स्कूल फीस भर दूंगा, पर मेरे पास तो कल के राशन भर के पैसे नहीं हैं। इसी चिंता से परेशान होकर रामलाल अपने घर में टहलने लगता है। टहलते टहलते वो अचानक रुक जाता है। लगता है इस बार मुझे धनीराम सेठ के पास से पैसे सूद पर लेने पड़ेंगे, वरना मैं ना तो घर का खर्च चला पाऊंगा और ना ही मीरा की स्कूल की फीस भर पाऊंगा। हाँ, मेरे पास अब बस यही एक जरिया बचा है, कल सुबह ही जाकर सेठ से मिलता हूं। धनीराम सेठ एक नंबर का लालची और ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें सूद पर पैसे देता है। और जब गांव वाले उसके किसी कारण पैसे नहीं चुका पाते, तो वो उनकी खेती की जमीन और घर उनसे छीन लेता था। अगली सुबह रामलाल धनीराम के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो रामलाल, क्या हुआ? आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते हो कि गांव में इस बार सूखा पड़ा है, जिस कारण मेरी पूरी फसल खराब हो चुकी है और खेती के अलावा मेरे पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। और अब ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास घर खर्च चलाने भर के पैसे नहीं हैं। इसीलिए आपके पास आया हूं ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो भाई रामलाल, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, पर तुम तो जानते ही रहोगे मेरे बारे में। मैं उसूलों का पक्का हूं। अगर तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर और खेती की जमीन दोनों अपने नाम कर लूंगा। धनीराम सेठ की ये बात सुनकर रामलाल सोचने लगता है। सेठ से पैसे ले तो लूंगा, पर अगर वो नहीं चुका पाया तो ये सेठ मेरी खेती की जमीन और घर दोनों मुझसे छीन लेगा। पर अगर इनसे पैसे नहीं लूंगा तो मीरा की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? क्या हुआ रामलाल, तुमने क्या सोचा? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए सेठ जी, मुझे अभी इन पैसों की बहुत जरूरत है। सेठ उसे पैसे दे देता है। धन्यवाद सेठ जी, मेरे पास पैसे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके वैसे वैसे सारे पैसे चुका दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर मेरी बातें याद रखना कि अगर तुम पैसे नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों तुमसे अपने नाम करवा लूंगा। ठीक है सेठ जी। रामलाल फिर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर सबसे पहले वो अपने बेटी मीरा को बुलाता है। मीरा बेटी, यहाँ आना तो जरा। पिता की आवाज सुनकर मीरा वहां आती है। हाँ बोलिए पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटी, वो तुम कल स्कूल की फीस का बोल रही थी ना, वो मैं लेकर आया हूँ। पिताजी, पर कल आप बोल रहे थे कि आपके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, फिर आप ये कहाँ से लाए? बेटी, ये पैसे मैंने धनीराम सेठ के पास से सूद पर लिए हैं। पिताजी,
पर वो सेठ तो पैसे देने के नाम पर लोगों की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। हाँ बेटी, पर अभी के लिए हमें उनके अलावा दूसरा कोई और पैसे नहीं दे सकता था, और फिर तुम्हारे स्कूल की फीस भरनी भी जरूरी थी, इसीलिए मैं उनके पास से पैसे ले आया। पर पिताजी, हमारे पास एक छोटी सी जमीन है और एक ये घर है। कहीं सेठ ने हमसे ये भी छीन ली तो हम क्या करेंगे? बेटी तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सेठ से तुम्हारे स्कूल के फीस से थोड़े ज्यादा पैसे लिए हैं। उन पैसों से मैं सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बेचना शुरू कर दूंगा, और जैसे जैसे पैसे जमा हो जाएंगे वैसे वैसे सेठ के सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन से रामलाल सब्जी मंडी से सब्जी लाकर गांव के बाजार में बेचना शुरू कर देता है। ताजी ताजी सब्जियां ले लो। रामलाल के यहाँ कुछ ही देर में ग्राहक आने लगते हैं। धीरे धीरे उसके ठेले की सब्जियां खाली होने लगती हैं। रामलाल जब सब्जियां बेच रहा होता है उसी वक्त वहां श्याम बाजार में घूम रहा होता है। श्याम भी रामलाल की तरह गांव में किसानी के अलावा कुछ नहीं करता था, पर श्याम के पास रामलाल से कई ज्यादा जमीन थी, जिस कारण यदि कोई साल उसकी फसल बर्बाद हो भी जाती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसे गांव के और किसानों की जमीन खरीदने की आदत थी। श्याम जब रामलाल को सब्जी बेचता देखता है तो वो सोचता है, लगता है इस बार के सूखे ने रामलाल की हिम्मत तोड़ दी है, इसीलिए तो वो खेती छोड़ सब्जी बेच रहा है। यही सही मौका है, एक बार इसकी जमीन खरीदने की बात करके देखता हूँ, शायद वो मुझे बेच दे। फिर क्या था, श्याम तुरंत रामलाल के सब्जी के ठेले के पास पहुंच जाता है। अरे रामलाल भाई, तुम और सब्जी बेच रहे हो, क्यों खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? क्या श्याम भाई, तुम भी मजाक कर रहे हो? तुम तो जानते हो इस साल के सूखे के कारण मेरी पूरी फसल खराब हो गई है, और अब अगले फसल के मौसम तक किसी न किसी तरह तो घर का खर्च चलाना पड़ेगा, तो लगा लिया सब्जी का ठेला। पर तुम तो कल तक रो रहे थे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं, और अब सब्जी का ठेला लगा लिया, तो ये सबके लिए कहां से पैसे आ गए तुम्हारे पास? नहीं भाई, सच में मेरे पास तो घर के राशन तक के लिए पैसे नहीं थे, और ऊपर से मीरा के स्कूल की फीस भी भरनी थी, तो धनीराम सेठ के पास से पैसे सूद पर ले लिया, और मीरा की स्कूल की फीस भी भर दी, और कुछ पैसों से सब्जी का ठेला लगा दिया। रामलाल की ये बात सुनकर श्याम खुश हो जाता है, क्योंकि उसे रामलाल की जमीन खरीदनी थी, पर रामलाल उसे वो बेचने तैयार नहीं था। उसने सोचा, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इस रामलाल ने धनीराम से पैसे सूद पर लिए हैं। अब ये उसके पैसे चुका नहीं पाएगा, और फिर धनीराम इसकी जमीन इससे छीन लेगा, फिर वो जमीन मैं उससे खरीद लूंगा। रामलाल की ये बात सुनकर श्याम खुश तो था, पर वो रामलाल के सामने दुख जताने की कोशिश करता है। क्या कहा रामलाल भाई, तुमने धनीराम के पास से पैसे सूद पर लिए हैं? पर तुम तो जानते हो ना वो कितने ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं, वो तुम्हारी जमीन तुमसे छीन लेगा। हाँ भाई, मैं जानता हूं, पर वो तो तब होगा ना जब मैं उनके पैसे नहीं दूंगा। मुझे पता है कि अब अगली फसल तक तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा कि तब तक सब्जी का ठेला लगा लेता हूं। इससे जो मुनाफा होगा उसमें से कुछ पैसे घर खर्च में काम आएंगे, और कुछ मैं बचा बचा कर सेठ को वापस कर दूंगा। रामलाल की ये बातें सुनकर श्याम मन ही मन सोचता है, ये तो सही कह रहा है, इसकी सब्जी की दुकान तो अच्छी चल रही है, और अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो ये बहुत जल्द ही धनीराम के पैसे लौटा देगा, और अगर इसने धनीराम के पैसे लौटा दिए तो फिर मैं इसकी वो जमीन कैसे खरीदूंगा? श्याम थोड़ा परेशान तो हो जाता है, पर वो रामलाल के सामने कुछ जाहिर नहीं करता है। हाँ भाई, फिर तो सही है, मैं भी देखता हूँ, अगली फसल तक कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। श्याम रामलाल के सामने मीठी मीठी बातें करने के बाद वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर पहुंचकर श्याम रामलाल की जमीन हड़पने की नई तरकीब लगाता है। मेरे पास इतना अच्छा मौका था रामलाल की जमीन अपने नाम करने की, पर जिस तरह उसकी दुकान चल रही है फिर तो मैं वो जमीन नहीं ले पाऊंगा। एक काम करता हूँ, धनीराम सेठ से मिलकर रामलाल की जमीन अपने नाम करने की बात करके आता हूँ। फिर क्या था, श्याम वहां से धनीराम से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाता है। श्याम धनीराम के घर पहुंचते ही उससे सीधे रामलाल के बारे में बात करता है। नमस्ते सेठ जी, क्या हाल है? अरे श्याम भाई, तुम यहाँ, और ये मुझे सेठ जी बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें सेठ बोलना चाहिए, मुझसे ज्यादा जमीन तो तुम्हारे पास होगी। कहाँ धनी भाई, बस गिन चुनकर 5-10 होंगी। भाई तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे वो मुहावरा याद आ गया। कौन सा मुहावरा भाई? भाई वही बोलते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग। बस भाई मजाक छोड़ो, मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आया था। बोलो भाई, क्या काम था? मैंने सुना है उस रामलाल ने तुमसे पैसे सूद पर लिए हैं। हाँ भाई, अभी कल ही तो लेकर गया वो मुझसे पैसे। क्यों, नहीं देना था क्या? उसे तुमने बताया था ना
कि अगर वो तुम्हारे पैसे नहीं लौट आएगा तो तुम उसकी जमीन अपने नाम करवा लोगे। हाँ, मैंने उसे पैसे देने से पहले और पैसे देने के बाद अच्छे से समझा दिया था कि अगर उसने मुझे पैसे समय से नहीं लौटाए तो मैं उसकी खेती की जमीन के साथ साथ उसका घर भी अपने नाम कर लूंगा। ये बहुत सही किया तुमने। क्या हुआ श्याम भाई, कहीं तुम्हें उसकी जमीन तो नहीं चाहिए? हाँ भाई, तुम एकदम सही समझे, मुझे उसकी जमीन चाहिए थी। मैंने कई बार उसे वो मुझे बेचने का प्रस्ताव दिया था, पर वो हमेशा मना कर देता था। पर इस बार अच्छा मौका है उसकी जमीन अपने नाम करवाने का। तो अब तो तुम्हें उससे उस जमीन की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका मालिक मैं बन जाऊंगा। तो फिर सीधा मुझसे बात करो उस जमीन की। नहीं भाई, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं देगा, मैं जानता हूं उसे। क्या बात कर रहे हो भाई, इस बार तो सूखा पड़ चुका है और अगली फसल की तैयारी करने में अभी बहुत समय है, तो वो मुझे पैसे कैसे चुका पाएगा? मैंने भी जब सुना कि उसने तुमसे पैसे लिए हैं तो मुझे लगा मैं अब सीधा तुमसे जमीन खरीद लूंगा। पर उसने तुमसे जो पैसे लिए हैं उनसे गांव के बाजार में सब्जी का ठेला लगा लिया है, और मैं खुद देख कर आ रहा हूं वो बहुत अच्छा चल भी रहा है। और अगर इसी तरह उसकी सब्जियां बिकी तो वो कुछ ही दिनों में तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर देगा। श्याम की बात सुनकर धनीराम भी थोड़ा चौंक जाता है। क्या कहा श्याम भाई तुमने? अगर ऐसा हुआ फिर तो उसकी जमीन और घर दोनों मेरे हाथ से चले जाएंगे। नहीं भाई, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसका घर भी, पर उसके बदले तुम्हें मुझे उसकी जमीन देनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है भाई, बताओ क्या तरकीब है? भाई, कोई बहुत बड़ी तरकीब नहीं है। तुम बस रामलाल से अपने पैसों का पूछते रहना, और जैसे ही वो कहे कि 2-3 दिनों में दे दूंगा तो फौरन मुझे बता देना। मैं उसके सारे पैसे चुरा लूंगा तो वो तुम्हें पैसे नहीं दे पाएगा, और अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो जमीन और घर तुम्हें देना पड़ेगा, और चुराए हुए पैसे भी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। इससे तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे भी मिल जाएंगे और घर भी। उसके बदले तुम मुझे उसकी जमीन दे देना। श्याम की तरकीब सुनकर धनीराम सोचता है। सही है, इसमें तो मेरा ही फायदा है। चोरी भी श्याम करेगा और मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ रामलाल का घर भी। मुझे मंजूर है श्याम भाई, मैं थोड़े थोड़े दिनों में रामलाल से पैसों के बारे में पूछता रहूंगा, और जैसे लगेगा कि उसके सारे पैसे जमा हो गए मैं फौरन तुम्हें बता दूंगा। फिर क्या था, श्याम वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन धनीराम रामलाल से मिलने बाजार जाता है। धनीराम जब रामलाल के ठेले के थोड़ी दूरी पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दुकान में बहुत भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ को देख धनीराम कहता है। सही कह रहे थे श्याम भाई, इस रामलाल की सब्जी की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे में तो वो मेरा सारा पैसा बहुत जल्द ही लौटा देगा। जैसे ही ठेले से कुछ लोग कम होते हैं, धनीराम रामलाल से मिलने पहुंच जाता है। और रामलाल भाई, तुम्हारी सब्जी की दुकान तो बहुत मस्त चल रही है। बस सेठ जी, जो भी कुछ है आपके वजह से है। नहीं राम भाई, तुम मुझे क्यों धन्यवाद कर रहे हो? तुम्हें पैसों की जरूरत थी, मैंने दिए बस। और तुम्हारे पास जैसे होंगे तुम तो मुझे वो लौटा ही दोगे ना? हाँ सेठ जी, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे मैं वैसे वैसे आपके सारे पैसे लौटाता जाऊंगा। नहीं रामलाल भाई, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम थोड़े थोड़े पैसे मत देना, तुम्हारे पास जैसे ही पूरे पैसे हो जाए तो एक साथ में दे देना। ठीक है सेठ जी, ये भी सही रहेगा। फिर भी कितने दिन लगेंगे तुम्हें पूरे पैसे जमा करने में? सेठ जी, अगर ऊपर वाले की दुआ से सब सही चला तो 1 महीने में आपको आपके पूरे पैसे चुका दूंगा, सूद समेत। फिर तो बहुत सही रहेगा भाई। ठीक है, तो तुम काम करो, मैं चलता हूँ। फिर क्या था, धनीराम वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है और रामलाल अपनी दुकान संभालने में व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। रामलाल अपनी दुकान से बहुत मुनाफा कमाता है। अभी धनीराम को कुछ ही दिन हुए थे रामलाल से मिलकर, पर श्याम के तरकीब के हिसाब से वो फिर से रामलाल से मिलने पहुंच जाता है। और रामलाल भाई, क्या हाल है और दुकान कैसी चल रही है? सब बढ़िया है सेठ जी, और ऊपर वाले की दुआ से दुकान भी बहुत मस्त चल रही है। चलो फिर तो सही है, इसका मतलब तुम बहुत जल्द ही मेरे पैसे लौटा दोगे। हाँ सेठ जी, कुछ जमा हो गए हैं, कुछ बाकी है। जैसे हो जाएंगे आपको लाकर दे दूंगा, पर अब महीना नहीं लगेगा, शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है भाई, पर याद रखना पूरा एक साथ देना है। हाँ सेठ जी, पूरा एक साथ ही दूंगा। धनीराम वहां से चला जाता है, पर जाते वक्त रामलाल उसके साथ श्याम को देख लेता है, पर उसे अब तक इनके तरकीब के बारे में कुछ पता नहीं था। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। देखते देखते रामलाल कुछ ही दिनों में सारे पैसे जमा कर लेता है। अब बस उसे ब्याज के पैसे जमा करने थे। चलो, सेठ से जितने पैसे लिए थे वो तो जमा हो गए, बस अब 2-3 दिनों में बस ब्याज के पैसे जमा कर लेता हूँ, फिर सेठ के पैसे उन्हें वापस कर दूंगा।
अगले दिन जब रामलाल अपने ठेले पर सब्जियां बेच रहा होता है, उसी वक्त वहां सेठ धनीराम पहुंच जाता है। अरे आइए सेठ जी, बोलिए कैसे आना हुआ। कुछ नहीं रामलाल भाई, बस बाजार के कुछ लोगों से पैसे लेने थे तो वही लेने आया हूँ। और तुम्हारा ठेला भी पास में था तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। और बताओ भाई, क्या हुआ, मेरे पैसे जमा हो गए या अभी समय लगेगा? धनीराम सेठ से फिर से अपने पैसों के बारे में पूछता देख रामलाल सोचता है। ये सेठ जी हर 3-4 दिन में बार बार एक ही सवाल पूछने क्यों आ जाते हैं? नहीं सेठ जी, आपके पूरे पैसे तो जमा हो गए हैं, बस ब्याज के पैसे बाकी है, वो भी 2-3 दिनों में हो जाएंगे। और पैसे जमा होते ही मैं खुद आकर आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। रामलाल की ये बात सुनकर धनीराम सोचने लगता है। चलो ये सही समय है, श्याम भाई को बोल देता हूँ ताकि वो इसके यहाँ चोरी कर ले। ठीक है रामलाल भाई, तो फिर मैं चलता हूँ। तुम्हारे पास पैसे जमा होते ही घर आकर दे जाना। धनीराम जब रामलाल की दुकान से जाता है तो इस बार वो धनीराम को फिर से श्याम के साथ देख लेता है और दोनों को फिर एक बार साथ देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगता है। ये हर बार जब भी सेठ जी मेरे यहाँ से जाते हैं तो हर बार उनको ये श्याम भाई कहाँ से मिल जाते हैं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, एक बार इन दोनों का पीछा करके देखता हूँ। फिर क्या था, रामलाल भी उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। रामलाल की दुकान से थोड़ी दूरी पर आकर धनीराम और श्याम दोनों रुक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। उन दोनों से थोड़ी ही दूरी पर छुपकर रामलाल दोनों की बातें सुनने लगता है। क्या हुआ धनीराम भाई, और कितने दिन लगने वाले हैं इस रामलाल को पैसे जमा करने में? भाई तुम आज रात की तैयारी कर लो। रामलाल के घर से पैसे चुराने की, क्योंकि उसने रकम जमा कर लिया है, बस ब्याज के पैसे जमा करना बाकी है। क्या कह रहे हो धनीराम भाई? यानी रामलाल ने तुमसे जितना लिया था उतना पूरा जमा कर लिया? हाँ भाई, बस ब्याज के पैसे बाकी हैं। फिर तो सही है, मैं आज रात को उसके घर से सारे पैसे चुरा लूंगा और फिर आप उससे पैसे मांगने कल चले जाना। भाई पर उसने बोला है कि ब्याज के पैसे जमा करने 2-3 दिन लगेंगे, फिर कल कैसे मांगने चला जाऊं? तुम कल जाकर उससे पैसे मांगना और बोलना मुझे थोड़ा जरूरी है, मुझे चाहिए तो चाहिए, और मना करने लगे तब 1 दिन का समय दे देना और कहना अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो घर और जमीन मेरे नाम कर दे। 1 दिन में तो वो इतने पैसे जमा नहीं कर पाएगा और इस तरह वो खुद ब खुद परेशान होकर जमीन और घर आपके नाम करने राजी हो जाएगा। वाह भाई, क्या बात है, क्या दिमाग लगाया है तुमने। ठीक है, तो तुम आज रात की तैयारी करो, मैं कल की तैयारी करता हूँ। वहीं दूर खड़े रामलाल ने दोनों की सारी बातें सुन ली थीं। ये क्या, ये दोनों तो मिलकर मुझसे मेरी मेहनत की कमाई और घर जमीन हड़पने की साजिश कर रहे हैं। रामलाल को कुछ नहीं समझ रहा था, इसीलिए वो फौरन वहां से अपने घर पहुंच जाता है। रामलाल बहुत गहरी चिंता में अपने घर के बिस्तर पर बैठा होता है, तभी वहां उसकी बेटी मीरा आती है। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटी, एक परेशानी तो है। रामलाल अपनी बेटी मीरा को पूरी बात बता देता है जो उसने धनीराम सेठ और श्याम को एक दूसरे से कहते हुए सुना था। पिताजी, तो आपने कोई तरकीब सोची है क्या? नहीं बेटी, बस वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ सूझ ही नहीं रहा है। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब तो है जिससे सेठ भी हैरान रह जाएंगे और श्याम काका भी। बताओ बेटी, क्या तरकीब है? मीरा अपने पिता को सारी तरकीब समझा देती है और मीरा की तरकीब सुनकर रामलाल उसकी बहुत तारीफ करने लगता है। वाह बेटी, क्या खूब तरकीब लगाई है तुमने। अब देखो कल मैं कैसे दोनों को चौंका देता हूँ। फिर क्या था, रामलाल और मीरा दोनों अपने तरकीब पर काम करने के बाद खाना वगैरह खाकर सोने चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जब रामलाल अपने कमरे में सो रहा होता है, उसी वक्त श्याम धीरे से उसके कमरे में आकर उसके अलमारी से सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह श्याम सारे पैसे लेकर धनीराम के पास पहुंचता है और सारे पैसे धनीराम को दे देता है। धनीराम भाई, अपने तरकीब के हिसाब से मैं सारे पैसे लेकर आ गया हूँ। अब तुम सीधा उस रामलाल के पास पहुंच जाओ और अपने पैसे मांगो, और अगर रोने धोने लगे तो 1 दिन का समय दे देना, और याद रहे उसको ये भी बोल देना कि अगर तुम कल तक पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमीन और घर अपने नाम कर लूंगा। हाँ भाई, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, मैं अभी जाकर उस रामलाल को थोड़ा डरा कर आता हूँ और उसको ये बात भी बोल दूंगा। फिर क्या था, धनीराम उसके घर से रामलाल के घर के लिए निकल जाता है। यहाँ धनीराम रामलाल के घर के लिए निकलता है और वहाँ रामलाल के घर पर रामलाल और मीरा सेठ का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या हुआ पिताजी, अब तक सेठ जी आए नहीं? हाँ बेटी, मैं भी तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अगर कोई गड़बड़ हुई होगी तो भी हम उससे निपट लेंगे। हाँ बेटी, बात तो तुम्हारी सही है,
अभी रामलाल और मीरा आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां धनीराम आ जाता है और धनीराम को देखकर मीरा अपने कमरे में चली जाती है। अरे सेठ जी, आप यहाँ अचानक? क्या हुआ, कोई काम था क्या? नहीं रामलाल भाई, मैं तो मेरे पैसे वापस लेने आया हूँ। मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया था तो सोचा तुमसे लेता जाऊं। सेठ जी, पर मैंने कहा था ना कि 1-2 दिन और लग जाएगा मुझे पूरे पैसे देने में। हाँ मुझे पता है, पर मुझे सारे पैसे आज चाहिए। मैंने बताया ना, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। सेठ जी, आप जरा यही रुकिए, मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास कितने पैसे हुए हैं। अगर पूरे हो गए होंगे तो मैं लेकर आता हूँ। रामलाल वहां से अपने कमरे में चला जाता है और धनीराम वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद रामलाल दौड़ता हुआ अपने कमरे से आता है। सेठ जी, एक समस्या हो गई है। समस्या? कैसी समस्या हो गई है रामलाल भाई? सेठ जी, मैंने सारे पैसे अपने कमरे की अलमारी में रखे थे। लगता है किसी ने सारे पैसे चुरा लिए हैं। क्या कहा रामलाल भाई? पैसे चुरा लिए हैं? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ताकि मुझे पैसे ना देने पड़े? नहीं सेठ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। सच में मैंने सारे पैसे अपने कमरे के अलमारी में रखे थे, और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। आज नहीं तो कल मुझे आपको आपके पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे ना। धनीराम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। चलो सही है, सब श्याम भाई के तरकीब के अनुसार हो रहा है। अब इसको थोड़ा और डराकर कल तक की मोहलत देकर यहां से निकलता हूं। देखो रामलाल भाई, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर तुम अभी नहीं दे सकते तो मैं कल सुबह आ जाता हूं। पर कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, और अगर तुम कल मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें कल तुम्हारा ये घर और तुम्हारी खेती मेरे नाम करना होगा। धनीराम की ये बात सुनते ही दूसरे कमरे से मीरा निकलकर आती है। क्या हुआ पिताजी? कहीं आप सेठ जी के पैसे तो नहीं ढूंढ रहे थे अपने कमरे में? हाँ बेटी, मैं वहीं ढूंढ रहा था अपने कमरे में, पर लगता है रात को किसी ने अलमारी से सारे पैसे चुरा लिए हैं। पिताजी, शायद आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, क्योंकि आपने तो सारे पैसे मुझे दिए थे रखने के लिए। ये लीजिए पैसे और दे दीजिए सेठ जी को। अरे हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुम आज घर पर ही हो, वरना मैं तो सेठ जी को पैसे दे ही नहीं पाता। ये लीजिए सेठ जी, आपके सारे पैसे ब्याज के साथ है, एक बार गिन लीजिएगा। रामलाल धनीराम को उसके पैसे दे देता है। रामलाल के पैसे देते ही धनीराम सोचने लगता है। ये कैसे हो गया? रामलाल के सारे पैसे तो श्याम भाई ने चुरा कर मुझे लाकर दे दिए थे, तो ये रामलाल कहां से पैसे लेकर आ गया? क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं ये पैसे कहां से लेकर आ गया। रामलाल की ये बात सोचकर धनीराम चौंक जाता है। सेठ जी, चौंकिए मत, मैं सब जानता हूं। आप और श्याम भाई ने मेरी जमीन हड़पने के लिए क्या क्या तरकीब लगाई है, पर आप लोगों की नसीब फूटी समझिए या मेरी अच्छी किस्मत। जो भी हो, मैंने कल आप दोनों की बात सुन ली थी, और मेरी बेटी की तरकीब की वजह से रातों रात आप दोनों को चौंकाने का सारा इंतजाम कर लिया था। सेठ जी, श्याम भाई ने जो रुपए आपको लाकर दिए हैं वो सारे नकली हैं। फिर क्या था, धनीराम रामलाल से माफी मांगने लगता है। दोस्तों, इस तरह अपनी पूरी मेहनत से रामलाल ने धनीराम से लिए सारे पैसे जमा कर लेता है, और वहीं उसकी बेटी मीरा की सूझबूझ से वह डूबने से बच भी जाता है। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले।